नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर यूपी से। यूपी में कानून व्यवस्था के हालात पर बीएसपी ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। यूपी में सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर बीएसपी संसद वेल में आ गए और फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा का भी बीएसपी ने बहिष्कार कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बदायूं गैंगरेप और दादरी मर्डर का मामला उठाया और यूपी में सरकार बर्खास्त करने की मांग की। उनके ठीक बगल में बैठे एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने उन्हें बीच में टोका भी। Thank you. Please allow the chair to proceed. Please. यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था से लोगों का हाल बेहाल है, मगर सूबे की वारदातों से बेखबर अखिलेश सरकार के मंत्री मौज मस्ती में मशगूल हैं। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव मेरठ में एक फैशन शो। बिगड़ती कानून व्यवस्था से लोगों का हाल बेहाल है, मगर सूबे की वारदातों से बेखबर अखिलेश सरकार के मंत्री मौज मस्ती में मशगूल हैं। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव मेरठ में एक फैशन शो में नजर आए। बदायूं कांड में पीड़ित परिवार मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए धरने पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि सीबीआई जांच की मांग न माने जाने पर आज से आमरण अनशन की चेतावनी है। उधर इस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 11 जून को सुनवाई करेगी। यूपी सरकार की ओर से इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने संबंधी नोटिफिकेशन की कॉपी पेश की गई। यूपी के संभल में खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी के 2 पुलिस वालों ने एक नाबालिग को डरा धमकाकर 5 महीने तक रेप किया। नाबालिग के घर वालों का आरोपी कि दोनों आरोपी पुलिस वालों ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। नाबालिग के घर वालों की शिकायत के बाद दोनों आरोपी पुलिस वाले फरार हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है। इस घटना से गांव के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी के बहराइच में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही 4 लड़के उसे घर से उठाकर ले गए, 2 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। यूपी के श्रावस्ती में घर में कैद एक नाबालिग को पुलिस ने आजाद कराया। नाबालिग के मुताबिक करीब 20 दिनों से उसे कुछ लोगों ने कैद कर रखा था और उसके साथ रेप और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में आज तीसरे दिन भी ग्रेटर नोएडा की दादरी में बाजार बंद है। कारोबारी हत्या का विरोध कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। लोकसभा में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। सरकार की तरफ से चर्चा की शुरुआत राजीव प्रताप रूडी ने की। चर्चा के दौरान बीच बीच में हंगामा भी हुआ। लोकसभा में मंडी हादसे में मारे गए छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई। हादसे पर स्पीकर के साथ सांसदों ने खड़े होकर मौन रखा। गुजरात के भरूच में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग लड़के पिछले 2 महीने से महिला को डरा धमकाकर रेप कर रहे थे। दबंगों ने इस दौरान महिला का एमएमएस भी बना लिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक इस वारदात में कुल 9 लड़के शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली में बिजली को लेकर मचे हाहाकार के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल मीटिंग कर रहे हैं। इस अहम मीटिंग में उपराज्यपाल नजीब जंग के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के 24 विधायक केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से मिलने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी के विधायकों के हर्षवर्धन के घर पहुंचने से पहले ही हर्षवर्धन निर्माण भवन के अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि बिजली को लेकर मुझसे मिलने का क्या मतलब। कांग्रेस से पूछें कि उन्होंने बिजली लाइनें दुरुस्त करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो जाकर दोनों लोग मिलकर कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि 15 साल दिल्ली में राज किया, ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया, ट्रांसफार्मर्स अच्छे लगाने पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया। अब इसका सवाल जवाब जो है करने के लिए मुझसे आने का क्या मतलब है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम हर्षवर्धन को याद दिलाने आए थे कि केंद्र में उनकी सरकार है। दिल्ली में बिजली को लेकर मचे हाहाकार पर वो क्या कदम उठा रहे हैं। तो हम याद दिलाने आए थे उनको कि बिजली को लेकर पिछले 15 दिन से, खासतौर से जब से उनकी सरकार बनी है, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बिजली कटौती से परेशान रात में सड़क पर उतर आए लोग और बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि घंटों बिजली काटे जाने का सिलसिला जारी है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
गुस्साए लोगों ने रोड जाम करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। लोगों का आरोप है कि इलाके में पूरी रात बिजली गुल रहती है, जिसके चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी का सामना कर रही दिल्ली को अभी मानसून के लिए लंबा इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि 29 या 30 जून को दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है और तब तक दिल्ली को ऐसे ही पसीने में तरबतर रहना पड़ेगा। मौसम विभाग ने मानसून के आने में देरी और कम बारिश होने की भविष्यवाणी की है। देश में इस बार बारिश करीब 7% कम होने का अनुमान है और कई राज्यों में सूखे की आशंका भी जताई जाने लगी है। आसाराम के पूर्व वैद्य और आसाराम यौन उत्पीड़न केस के अहम गवाह अमृत प्रजापति की मौत अहमदाबाद के अस्पताल में हो गई। 23 मई को राजकोट में प्रजापति को गोली मार दी गई थी और आरोप आसाराम के साधकों पर लगा था। राजकोट में हमले के बाद अमृत प्रजापति को अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी स्थिति नाजुक थी और वो पिछले कई दिन से कोमा में चले गए थे और आज उन्होंने आखिरी सांस ली। 23 मई को राजकोट के पेडक रोड पर जब अमृत प्रजापति अपनी क्लिनिक में बैठे हुए थे तभी मरीज बनकर आए लोगों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। प्रजापति ने हमले को लेकर आसाराम के 6 साधकों के नाम कागज पर लिखकर पुलिस को दिए थे। अमृत प्रजापति ने ही दावा किया था कि उन्होंने आसाराम को कई बार लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। साथ ही प्रजापति ने यह भी कहा था कि आसाराम कई तरह की दवाओं और अफीम का भी सेवन किया करते थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज भी छात्रों की तलाश जारी है। व्यास नदी में बहे 19 छात्रों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। डैम से छोड़े गए पानी में रविवार को 24 छात्र बह गए थे, जिनमें से अब तक 5 छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मंडी में हादसे के शिकार हुए छात्रों के शवों को सेना के हेलीकॉप्टर से हैदराबाद लाया गया। 4 छात्रों के शव मंडी से हैदराबाद लाए गए, जहां छात्रों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपने बच्चों का हाल जानने के लिए परिजन पहुंचे थे। अनहोनी की आशंका को लेकर लापता छात्रों के परिजनों का दिल बैठा जा रहा है। अधिकारियों के परिजनों को बताया है कि छात्रों की तलाश जारी है। छात्रों के व्यास नदी में डूब जाने से उनके घरवाले सदमे में हैं। एक छात्र की मां ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है, मेरा बेटा वापस जरूर लौटेगा। मेरे बच्चे तू कैसा भी ढूंढो बोलो, देखो बोलो का है, वो बच्चा अच्छा रहता, मेरे को पूरा यकीन है। क्यों बोलते मेरे बच्चे को पानी से डर है, हरगिज नहीं जाता पानी में। इससे पहले मंडी में हुए दर्दनाक हादसे की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब बांध से पानी छोड़ा गया था और देखते ही देखते 24 छात्र छात्राएं पानी में बह गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे छात्र छात्राएं डूब रहे हैं। हादसे के कुछ सेकंड पहले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। छात्र छात्राओं का ग्रुप बांध के नजदीक वहां की फोटोग्राफी कर रहा था। देखिए, ग्रुप में गए छात्र छात्राएं आने वाले खतरे से अनजान होकर फोटो खींच रहे हैं। इसके कुछ ही पलों बाद पानी का सैलाब इन्हें बहा कर ले गया। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले में केंद्र सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की है। 3 जून को दिल्ली में सड़क हादसे में मुंडे की मौत हुई थी, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा धड़ा इसे संदिग्ध मानता है। इसी बाबत गडकरी और फडणवीस ने राजनाथ सिंह से सीबीआई जांच कराने की मांग की और खबर है कि राजनाथ इस पर सहमत भी दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और भरोसेमंद अफसर को अपनी टीम में शामिल किया है। गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस पीके मिश्रा को मोदी ने पीएमओ बुला लिया है और उन्हें एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है। पीके मिश्रा मोदी के साथ 2002 से ही जुड़े हुए हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पीके मिश्रा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। मोदी और मिश्रा के बीच में प्रोफेशनल नाता पिछले 12 साल का है। सोनिया गांधी ने आज यूपीए के सभी सांसदों को दोपहर के भोजन पर बुलाया है। यूपीए अध्यक्ष इस दौरान चुनाव में हुई करारी हार पर चर्चा करेंगी। साथ ही विपक्ष के नेता को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन दौरे पर जा सकते हैं। मोदी ने चीन का न्योता स्वीकार कर लिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विदेश मंत्री के जरिए पीएम मोदी को चीन आने का न्योता भेजा था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चीन के साथ सीमा विवाद और नत्थी वीजा के मुद्दे के नजरिए से इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। मोदी और चीनी विदेश मंत्री के बीच करीब 45 मिनट तक बात चली। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। वांग यी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की थी। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने चीनी विदेश मंत्री से अरुणाचल के लोगों को नत्थी वीजा देने पर सवाल पूछा। इस पर चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में विवादित इलाके हैं, इसलिए हमने व्यवस्था के तहत यहां के लोगों के लिए नत्थी वीजा को जारी रखा है।
लद्दाख के चुमार में घुसपैठ को लेकर जब वांग यी से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि सीमा को अब तक चिन्हित नहीं किया गया है। वांग यी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन बातचीत के जरिए इसे हल करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज भी बजट को लेकर एक अहम बैठक कर रहे हैं। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII के साथ मीटिंग कर बजट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट की तैयारियों को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा की थी। आम बजट जुलाई के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। राज ठाकरे के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि वो चुनाव मैदान में कूदने को तैयार है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार आने पर वो इसकी कमान खुद संभालना चाहते हैं। उद्धव बोले वो अपनी सरकार बनाकर ही दम लेंगे। आज पंजाब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। सीएम प्रकाश सिंह बादल अपने मंत्रिमंडल में कल 3 मंत्रियों को शामिल करने वाले हैं। इनमें जत्थेदार तोता सिंह, सोहन सिंह और दलजीत सिंह के नाम शामिल हैं। सूत्रों से खबर है कि मोदी सरकार 12,000 ट्विटर अकाउंट्स को अनब्लॉक करेगी। इन ट्विटर अकाउंट्स को पिछली यूपीए सरकार ने ब्लॉक कर दिया था। यूपीए सरकार के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी के चलते ये अकाउंट्स तब ब्लॉक किए गए थे। पुणे में IT प्रोफेशनल मोहसिन सादिक शेख की हुई हत्या के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल ने यह भी कहा कि सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री को लाइक या शेयर करने वालों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। फेसबुक पर एक तस्वीर को लेकर मोहसिन की हत्या हुई थी। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दत्ता मेघे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। न सिर्फ दत्ता मेघे ने बल्कि उनके दोनों बेटों ने भी पार्टी छोड़ दी है। उनका एक बेटा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। कहा जा रहा है कि मेघे परिवार बीजेपी में शामिल हो सकता है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आउटलुक मैगजीन की प्रतियां जलाई। मैगजीन ने अपने कवर पेज पर सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर उन्हें देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री बताया है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खबरें हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा की समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो रही है। बेनी अपने विवादित बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे। नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही राम सेतु को तोड़ने वाले सेतु समुद्रम परियोजना को बंद कर सकती है। राम सेतु को बचाने के लिए जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता से मुलाकात की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रमन सरकार को इसकी मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने इसके लिए 16 हेलीकॉप्टर्स की मांग रखी है। बिहार में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जेडीयू के 3 कैंडिडेट्स के नामांकन दाखिल करने की बात सामने आई है। जेडीयू उम्मीदवारों के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, पवन वर्मा और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने नामांकन दाखिल किया है। बिहार में राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी, एलजेपी और आरजेडी के कोटे से खाली हुई हैं। पहले नैतिकता का हवाला देते हुए जेडीयू ने इन सीटों पर उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उसने फैसला बदल दिया और कैंडिडेट उतार दिए। कभी नीतीश के साथ ही रहे साबिर अली ने भी राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है। इस दौरान जेडीयू के 5 बागी विधायक भी मौके पर मौजूद थे। अगर ये अपने रुख पर अड़े रहे तो जेडीयू का खेल बिगड़ सकता है। जेडीयू के एक और विधायक ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरभंगा के बहादुरपुर से विधायक मदन सहनी ने नीतीश पर तानाशाह होने का आरोप लगाया है। सहनी का आरोप है कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी महासचिव बीके हरिप्रसाद और राजीव गौड़ा को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं। जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। भटकल ने बताया कि उसके साथ मिलकर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था। यासीन ने खुलासा किया कि पाकिस्तान से उसे सारी मदद मिल चुकी थी और गुजरात के सूरत शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी भी हो चुकी थी। बस हमले को अंजाम देना बाकी रह गया था, लेकिन उससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। मुंबई में बीएमसी ने एक बार फिर से कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को फ्लैट खाली करने के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस में 12 जून तक चाबियां सौंपने को कहा गया है। हालांकि सोसाइटी के लोग अभी भी फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने कैंपा कोला सोसाइटी के लिए आवाज उठाई है। लता मंगेशकर ने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र सरकार से एक बात कहना चाहती हूं, यहां मकान तोड़ने से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, जिनमें बच्चे और बूढ़े भी हैं। कई लोगों की सदमे में जान चली गई। बिल्डरों की गलती की सजा नागरिकों को भुगतनी पड़े, ये अन्याय है।
दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। एक हफ्ते में बदरपुर से केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस तक की मेट्रो लाइन शुरू हो जाएगी। ये लाइन चालू होते ही बदरपुर से आने वाली मेट्रो केंद्रीय सचिवालय की जगह मंडी हाउस तक आ पाएंगी। बुधवार को मेट्रो रेल के सेफ्टी कमिश्नर इस लाइन का मुआयना करेंगे, जिसके बाद इस लाइन को हरी झंडी मिल सकती है। इस लाइन का ट्रायल पिछले साल दिसंबर में ही हुआ था और कहा जा रहा था कि मार्च से ये लाइन शुरू भी हो जाएगी। करीब 3 महीने की देरी से केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस का मेट्रो रूट शुरू होने वाला है। इससे उन यात्रियों को फायदा होगा जो बदरपुर से द्वारका, नोएडा और वैशाली रूट की तरफ जाते हैं। अब इन यात्रियों को राजीव चौक स्टेशन नहीं जाना होगा। मुंबई मेट्रो के किराए के विवाद को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई अब 13 जून को होगी। महाराष्ट्र सरकार और मेट्रो चलाने वाली कंपनी रिलायंस के बीच में मेट्रो के किराए को लेकर विवाद चल रहा है। 2 दिन पहले ही मुंबई में मेट्रो सेवा शुरू की गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि मेट्रो का किराया न्यूनतम 9 रुपए और अधिकतम 13 रुपए रहे, लेकिन रिलायंस न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 रुपए किराया रखने को लेकर अड़ी हुई है। हालांकि 1 महीने के लिए सिर्फ 10 रुपए ही किराया रखा गया है। मुंबई में समंदर में डूबे INS सिंधु रक्षक को 10 महीने बाद निकाल लिया गया है। हादसा पिछले साल 14 अगस्त को हुआ था और इस हादसे में 18 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। मुंबई से सटे रायगढ़ में पुलिस ने एक फार्म हाउस में चल रही रेव पार्टी में मुंबई में समंदर में डूबे INS सिंधु रक्षक को 10 महीने बाद निकाल लिया गया है। हादसा पिछले साल 14 अगस्त को हुआ था और इस हादसे में 18 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। मुंबई से सटे रायगढ़ में पुलिस ने एक फार्म हाउस में चल रही रेव पार्टी में छापा मारा। पार्टी में शराब के नशे में लड़के लड़कियां अश्लील डांस कर रहे थे, जिसमें विदेशी लड़कियां भी शामिल थीं। रेव पार्टी में जब मस्ती पूरे शबाब में थी तभी पुलिस ने रेड डाली। अचानक पहुंची पुलिस को देखकर अफरा तफरी मच गई। पार्टी में लड़कियों पर लाखों रुपए लुटाए जा रहे थे। पूरे फार्म हाउस में जमीन पर रुपए फैले दिखाई दिए। पुलिस ने 12 लड़कियों और 13 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि ये रेव पार्टी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के सम्मान में दी गई है। गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं 7 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से निकाला गया है। इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तापी नदी पर केबल ब्रिज बनाया जा रहा था, तभी इसका एक हिस्सा धराशायी हो गया और इसकी चपेट में वहां काम कर रहे कई मजदूर आ गए। हादसे की खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत का काम शुरू किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में भी बड़ा हादसा सामने आया है। यहां 4वीं क्लास में पढ़ने वाले 12 छात्र गंगा में बह गए। छात्रों की तलाश के लिए प्रशासन गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चला रहा है। पूर्णिया के रुपौली में सड़क हादसे के दौरान एक शख्स की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामा कर रहे लोगों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया और रोड जाम कर नारेबाजी करने लगे। दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा के बीजेपी के विधायक नरेश गौड़ के बेटे पर पड़ोसी ने मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि विधायक के बेटे ने दबंगई दिखाते हुए पड़ोसी के हाथ तोड़ दिए। इंदौर में घरेलू झगड़े में एक हेड कांस्टेबल ने अपने सास ससुर को गोली मार दी। इसके बाद उसने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को भी गोली मार ली। पास में खड़ा एक और शख्स गोली लगने से घायल हो गया। दहेज केस लगने से परेशान था ये शख्स। हिमाचल प्रदेश के ऊना में छेड़छाड़ को लेकर जमकर बवाल हुआ। पंचायत ने छेड़छाड़ के आरोपी को जूतों की माला पहनाकर काला मुंह करके गांव में घुमाने का फरमान सुनाया। लोगों ने लड़की के पिता और पंचायत के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए एसडीएम का घेराव किया। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक निजी कंपनी के कैशियर ने बदमाशों से 30 लाख रुपए लूट लिए। ये वारदात उस समय हुई जब कैशियर कलेक्शन के बाद रकम कंपनी में जमा करने जा रहा था। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अवैध हथियार फैक्ट्री को गिराने के दौरान मानव कंकाल बरामद हुए। कंकालों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।